हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कंपेयर करना है, राइट। चलिए ये बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है इन दोनों कंपाउंड में आपको SN1 का रेट कंपेयर करना है। तो रेट ऑफ SN1 कैसे कंपेयर करते हैं, वैसे हमने देखा है रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और अगर कार्बोकेटाइन सेम है इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी ऑफ X माइनस, राइट। लेकिन ये मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स ली हैं, चलिए कंपेयर करते हैं। आप चाहे तो सिर्फ देखते रहें। फर्स्ट प्रॉब्लम में टिपिकल प्रॉब्लम है, सिंपल सा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता है बिकॉज ऑफ, आपको पता है ब्रेड्स रूल फॉलो नहीं होगा, ये SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं, इसीलिए ऑफ कोर्स फर्स्ट का तो आंसर हो जाएगा B ग्रेटर दैन A। क्लियर है? सेकेंड भी सबका आंसर आ गया होगा। आप यहाँ पे प्लस फॉर्म करेंगे, यहाँ पे प्लस फॉर्म करेंगे, इसके पास प्लस के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। आंसर क्या आना चाहिए? A ग्रेटर देन B, लेकिन अफसोस आंसर है यहाँ पे B ग्रेटर देन A। तो सेकेंड को अपन स्टार मार्क करेंगे, ऐसा क्यों है? चलिए मैं सेकेंड का आंसर दे रहा हूँ। आज तक आपने एक टर्म सुना होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। स्टेरिक हिंड्रेंस से रेट डिक्रीज होता है, लेकिन आप एक नया टर्म सुनने वाले हैं, स्टेरिक एक्सेलरेशन। मतलब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर बी में कार्बन पे CMe3 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 बहुत ही बल्कि ग्रुप है तीनों यार ये। तो ऑप्शन बी में इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। मैं ऑप्शन बी की बात करूं, पहले आप समझ लो, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा आपको। यहाँ पे कार्बन पे CMe3 है, यहाँ पे CMe3 है, यहाँ पे CMe3 है, फिर यहाँ से हाइड्रोजन अटैच्ड है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है कि इस कार्बन का आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 होने के कारण बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, राइट। तो यार ये जो दोनों ग्रुप हैं इनके बीच में एंगल है 109 डिग्री, लेकिन अगर ये यहाँ से x माइनस लूज करे, अगर x माइनस लूज करे तो क्या होगा, ये फॉर्म हो जाएगा कार्बन पे प्लस CMe3 CMe3 CMe3। अब क्या हुआ, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, और sp2 का एंगल आपको पता है 120 डिग्री। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जैसे ही रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एंगल इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट में एंगल कम होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही ये प्लस फॉर्म करेगा, प्लस फॉर्म करने के साथ साथ एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो एंगल इंक्रीज होने से इनके बीच का स्टेरिक रिपल्शन रिलेटिवली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल चाहेगा कि फटाक से प्लस चार्ज फॉर्म हो जाए। प्लस चार्ज फॉर्म होने से फायदा क्या होगा, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो था वो डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस फटाक से फॉर्म होगा, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस सिचुएशन में मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैंने एग्जांपल लिया है ऑप्शन बी में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल में इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, अगर ये प्लस चार्ज फॉर्म करे तो प्लस चार्ज फॉर्म होने से स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल फटाक से प्लस में फॉर्म होना चाहेगा और SN1 रिएक्शन देना चाहेगा, राइट। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर के कारण रेट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं स्टेरिक एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलिए चाहे तो सेकेंड एग्जांपल का लॉजिक लिख सकते हैं। अब पहले तो ये पूरा नोट कर लें प्रॉब्लम, और सेकेंड वाले का लॉजिक लिखे हम। देखिए इसमें कि sp3 कार्बन, यहाँ पे sp3 कार्बन इज कन्वर्टिंग इनटू sp2 कार्बन in intermediate
sp3 carbon is converting into sp2 carbon in intermediate. sp3 carbon is converting into sp2 carbon in intermediate. So steric hindrance decreases and rate of reaction and rate increases. So steric hindrance decreases and rate increases. तो ये तो था सेकेंड पार्ट. थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं. थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, Rx पे Cl माइनस, Rx पे Br माइनस. मुझे SN1 रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है. सब कुछ सेम है. अब यहाँ पे सोचो यार, ये न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है और Br माइनस है. इन दोनों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, Cl माइनस या Br माइनस? तो Br माइनस तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और Cl माइनस रिलेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल है. आपको पता है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो SN2 देगा, न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो फिर ये SN1 रिएक्शन देगा. इसलिए यहाँ पे रेट A ग्रेटर देन B हो जाएगा. फोर्थ देखा जाए, Rx पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी Rx पे न्यूक्लियोफाइल. डिफरेंस क्या है, सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट यहाँ पे इथेनॉल है और यहाँ पे सॉल्वेंट DMSO है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. ये पोलर अप्रोटिक है और ये पोलर प्रोटिक है. आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट प्रीफर करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इथेनॉल है, इसलिए फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा A ग्रेटर देन B. क्लियर है. चलिए फिफ्थ में, यहाँ पे वाटर, फॉर्मिक एसिड, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड में आपको रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है. मतलब प्रॉब्लम ये है, Rx पे न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट मैंने चेंज किया है. ये बेसिकली सॉल्वेंट है इन वाटर, SN1 रिएक्शन इन फॉर्मिक एसिड, इन इथेनॉल, इन एसिटिक एसिड. मैंने आपको इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है. तो यार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो इसका मतलब आपको पता है किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, राइट. तो आप बोल सकते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, इट मीन्स इसमें SN1 रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होगा. वाटर के बाद फॉर्मिक एसिड, फिर इथेनॉल, फिर एसिटिक एसिड. यहाँ भी ऑप्शन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D. नोट करना. एक पॉइंट और यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखिए, नोट में पॉइंट नंबर 1. अगर बेंजीन है और बेंजीन से CH2X है और अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया है, राइट, यहाँ पे हैलोजन है. अगर आपको SN1 का रेट देखना है तो यार X माइनस बाहर निकाल के यहाँ पे प्लस फॉर्म करना पड़ेगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करोगे तो प्लस चार्ज स्टेबल होगा, प्लस चार्ज स्टेबल होगा तो फिर SN1 का रेट इंक्रीज होगा. मीन्स मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, SN1 का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा. सिमिलरली यार अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, SN2 का रेट, सॉरी SN1 का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो अगर SN1 का रेट डिक्रीज होगा तो SN2 का रेट इंक्रीज होगा. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप अटैच करोगे ऐसी सिचुएशन में CH2X है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, SN1 डिक्रीजेस एंड SN2 इंक्रीजेस. क्लियर है. तो थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. रोल ऑफ सॉल्वेंट. मतलब सॉल्वेंट से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा ये हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. देखो यार आपको एनर्जी लेवल डायग्राम पता है, आपको यहीं से समझ सकते हो.
मान लीजिए किसी रिएक्शन का एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा है, ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये प्रोडक्ट है, राइट। देखिए लेट्स से ये आरडीएस स्टेट है, मैं आरडीएस स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आरडीएस स्टेट में, क्या बोल रहा हूँ, आरडीएस स्टेट में अगर रिएक्टेंट, राइट, अगर मैं ये जो रिएक्टेंट है, चलो मान लीजिए रिएक्टेंट है, आपको दिख रहा होगा, अगर मैं रिएक्टेंट का एनर्जी डिक्रीज कर दूं, ये बेसिकली इस एनर्जी को आपको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, पता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर रिएक्टेंट का एनर्जी अगर मैं डिक्रीज कर दूं, कैसे भी करके हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए सोचो कि रिएक्टेंट का एनर्जी अगर मैं डिक्रीज कर दूं, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रखूं, ऑलमोस्ट, अगर मैं रिएक्टेंट का एनर्जी डिक्रीज कर दूं, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, तो अब जो रिएक्शन होगा ये कुछ ऐसा होगा यार। तो अगर मैंने रिएक्टेंट का एनर्जी डिक्रीज कर दिया, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये इंक्रीज हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो गया, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। मींस कभी भी रिएक्टेंट का एनर्जी डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट स्टेबल हो जाएगा, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड केस में ऐसे बोल सकता हूँ, मान लीजिए कि रिएक्टेंट यहीं पे है और मैंने ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया। अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करूंगा, मींस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी अगर मैंने डिक्रीज कर दिया, बाकी प्रोडक्ट भी है, रिएक्टेंट भी यहीं पे है, तो अगर रिएक्टेंट भी इसी प्लेस पे है तो ग्राफ अब कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको दिख रहा है ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है पहले से डिक्रीज हो गया, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया मींस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। इट मींस आप यहाँ से दो पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देखो प्रोडक्ट से तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, मेरा एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी पे डिपेंड करेगा, राइट। अगर मैं रिएक्टेंट को स्टेबलाइज कर दूं, मींस रिएक्टेंट का एनर्जी डिक्रीज कर दूं, बाकी सब कुछ सेम रखूं, तो एक्टिवेशन एनर्जी विल इंक्रीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं रिएक्टेंट सेम रखूं एंड ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी डिक्रीज कर दूं, अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी डिक्रीज हो गया देन एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। इतना पॉइंट समझ में आया। अब देखिए यहां से मैं क्या कंक्लूड करूंगा। फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि मान लीजिए किसी भी आरडीएस स्टेट में अगर रिएक्टेंट चार्ज है, रिएक्टेंट पे चार्ज है, मैंने क्या बोला कि रिएक्टेंट पे क्या है, चार्ज है, राइट। तो अगर रिएक्टेंट पे चार्ज है तो अब क्या होगा कि अगर आपने पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज किया, रिएक्टेंट पे ऑलरेडी चार्ज है, तो अगर आपने पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज किया, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करने से क्या होगा, रिएक्टेंट पे मान लो कोई भी चार्ज है, इधर प्लस है और माइनस है, रिएक्टेंट पे लेट्स से माइनस है, तो सॉल्वेंट ए बी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस पोलैरिटी है सॉल्वेंट की। तो अगर आप सॉल्वेंट का पोलैरिटी इंक्रीज करोगे तो ये जो इसका पॉजिटिव पार्ट वाला पॉजिटिव पार्ट है ये रिएक्टेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, रिएक्टेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा तो ये रिएक्टेंट का सॉल्वेशन करेगा। सॉल्वेशन मीन्स रिएक्टेंट को स्टेबलाइज करेगा। तो अगर रिएक्टेंट चार्ज है, अगर आपने सॉल्वेंट का पोलैरिटी इंक्रीज किया तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा, रिएक्टेंट स्टेबल होगा मीन्स रिएक्टेंट का एनर्जी डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी डिक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। क्लियर है? लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, लेट्स से HCl,
रिएक्टेंट पे कोई चार्ज नहीं है और ये प्रोडक्ट कुछ फॉर्म हो रहा है R प्लस और Cl माइनस लेट से ऐसा। अब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे आप ना जाए, कभी प्रोडक्ट देखना ही है, सिर्फ और सिर्फ आप रिएक्टेंट देखने वाले हैं, रिएक्टेंट चार्ज नहीं है। अब रिएक्टेंट पे चार्ज नहीं है, आपको पता है इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा? इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा R डॉट 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 Cl इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो यार अगर आप रिएक्टेंट पे चार्ज नहीं है तो ट्रांजिशन स्टेट पे ऑलवेज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता है। अब अगर आप सॉल्वेंट का पोलैरिटी इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट पे चार्ज नहीं है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है। इस सिचुएशन में कौन होगा, क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। अगर रिएक्टेंट न्यूट्रल है तो सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने पे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा मीन्स ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ, मीन्स ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी डिक्रीज होगा, और फिर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। पॉइंट समझ में? आपको सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट देखना है, रिएक्टेंट चार्ज है या नहीं है। रिएक्टेंट पे चार्ज है तो अगर आप पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे सॉल्वेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? अगर रिएक्टेंट न्यूट्रल है, इस केस में अगर आप सॉल्वेंट का पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, फिर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। पॉइंट समझ में? आप चलिए नोट कर लेते हैं। रोल ऑफ सॉल्वेंट विल बी फर्स्ट पॉइंट। if reactant in RDS is charged, if reactant in RDS rate determining step पे हम देखेंगे, if reactant in RDS is charged then on increasing polarity of solvent, stability of reactant increases, stability of reactant increases, energy of reactant decreases, activation energy increases, rate decreases। कैसे बोल सकते हैं आप? तो अगर ये ग्राफ है कुछ रिएक्टेंट का, ये ट्रांजिशन स्टेट का, तो अगर रिएक्टेंट का एनर्जी कम होगा, लेट्स से रिएक्टेंट अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो गया, राइट। सेकेंड पॉइंट, लिखिए if none of the reactant in RDS, if none of the reactant in RDS is charged, if none of the reactant in RDS is charged, then on increasing polarity of solvent, stability of transition state, stability of, आप ऐसे लिख सकते हो, stability of partially charged transition state, stability of partially charged transition state, stability of partially
charged transition state increases, energy of transition state decreases, activation energy decreases, and rate of reaction increases. Clear है?